हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आप में से हर बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है। जो भी बच्चा रिसेंटली 12th पास हुआ है, अब वो कॉलेज जाने के लिए CUET की तैयारी कर रहा है। और जैसे आपको पता है, CUET में अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड है, मगर एक एग्जाम है जिसको बोलते हैं GT यानी कि जनरल टेस्ट। ये GT सभी कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है। तो मैं चाहता हूं कि GT की प्रैक्टिस करी जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच में नहीं आ पाए, बहुत सारे बच्चे जम्मू में ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं आ पाए, तो उनके लिए घर बैठ के ही तैयारी करी जाएगी GT सेक्शन की। तो चलिए आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, और जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो स्लाइड यहां पे आपके सामने रिप्रेजेंट होगी, ये स्लाइड आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका PDF बहुत बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चन भी, आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, स्टडी विद आशिक लोन पे। या नीचे नंबर दिया गया है, ये देखिए, ये नीचे नंबर पे दिया गया है, ये वाला। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्म भी ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके सामने मैं लाता हूं, मैं हट जाता हूं ताकि आपकी नजर पूरी क्वेश्चन पे पड़े। पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज मोगली लैंड नेशनल पार्क। किस नेशनल पार्क का दूसरा नाम है मोगली लैंड नेशनल पार्क? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिए, देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन भी हाईलाइटेड है, यानी कि पेंच नेशनल पार्क का दूसरा नाम है मोगली लैंड नेशनल पार्क। और ये पेंच नेशनल पार्क कहां पे है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये नेशनल पार्क इंडिया में मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और कौन सी खास नेशनल पार्क है? तो मध्य प्रदेश में है सतपुरा नेशनल पार्क, और मध्य प्रदेश में है वेन विहार नेशनल पार्क, और ढेर सारी नेशनल पार्क है। देखो, ये हमारा ऐसे करते हैं, यहां पे हमारा गुजरात है, और यहां बीच में इधर हल्का सा आइडिया है, इधर है मध्य प्रदेश। यही प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में, यहीं पे मध्य प्रदेश में यहां पे पहाड़ियां हैं, ये इनको बोलते हैं विंध्यास। इसके नीचे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को बोलते हैं सतपुरा। तो इनके नाम पे सतपुरा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और थोड़ा सा ज्ञान बांट देता हूं, गुजरात में बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को बोलते हैं गिरनार के पहाड़। क्या बोलते हैं? गिरनार के पहाड़। इन्हीं पहाड़ों पे गुजरात में एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क। क्या नाम है? गिर नेशनल पार्क। तो पहला ही सवाल एग्जामिनर ने पूछा नेशनल पार्क के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, नेशनल पार्क्स बड़ी सख्त जरूरी हैं। बताओ जी, गिरनार नेशनल पार्क कहां है? गुजरात में। सतपुरा नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। वैन विहार नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की सबसे जरूरी नेशनल पार्क कौन सी? स्टार मार्क के लिखता हूं, पलपुर कूनो नेशनल पार्क। क्या? कूनो नेशनल पार्क। क्यों जरूरी है? अभी रिसेंटली 2022 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे कुछ टाइगर्स, चीता लाए हैं, चीता यहां पे छोड़ दिए हैं। इसलिए 2022 में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा गया था कि पलपुर कूनो नेशनल पार्क कहां पे है। तो प्यारे बच्चों, पलपुर कूनो नेशनल पार्क यहां पे है। और इसके बाद ये CUET वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्या CUET के अलावा वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जनरल जीके तो इंडिया में सभी एग्जाम में आती है, चाहे CHSL का पेपर हो, SSC का हो, CGL का हो, JKSSB का हो। तो प्यारे बच्चों, जनरल नॉलेज तो हर एग्जाम में आती है। तो अब मैं आपको बताता हूं ये नेशनल पार्क कितनी जरूरी है। JKSSB पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था, JKSSB 2018 में नेशनल पार्क से सवाल। टीचर का पेपर हुआ 2018 में, तो उसमें पूछा गया। CGL का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया पलपुर कूनो नेशनल पार्क कहां है। तो हिंदुस्तान के अंदर अभी लेटेस्ट 108 नेशनल पार्क है। तो ये सभी नेशनल पार्क जरूरी है।
अब मैं कुछ कुछ नेशनल पार्कों का यहां पे जिक्र करूंगा, मगर अगर मैं सारी नेशनल पार्क यहीं पढ़ा दूं तो प्यारे बच्चों ये सेशन बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाना, वहीं पे मैंने एक नेशनल पार्क पे वीडियो बनाई हुई है, वो पूरी वीडियो देख लेना। अब चलते ही इसी क्वेश्चन पे आगे आते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया मोगली लैंड नेशनल पार्क किसका दूसरा नाम है, पेंच नेशनल पार्क का। और यहीं पे एक और बात भी बता दूं, जो पेंच नेशनल पार्क है ना, पेंच नेशनल पार्क पर ही एक मूवी बनी हुई है जिस मूवी का नाम है जंगल बुक। अगर आपने मूवी देखी हो जंगल बुक, और जंगल बुक मूवी में जो बच्चा होता है और जो जानवरों से बातें करता है, और जानवरों से बातें करने वाले को बोलते हैं मोगली। क्या बोलते हैं, मोगली। देखो जी मोगली। और ये बुक जंगल बुक किताब किसने लिखी है, तो किताब लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने। तो एग्जामिनर पूछ सकता है बताओ जी जंगल बुक मूवी किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, बताओ। इंग्लिश में पूछ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द मैन हु टॉक्स विद एनिमल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, मोगली। मोगली लैंड नेशनल पार्क किसका दूसरा नाम है, तो पेंच नेशनल पार्क का दूसरा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने इसके अलावा जीके पढ़ी है तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी, इंडिया की पहली नेशनल पार्क कौन सी है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अगर आपने जीके पढ़ा है पहले से तो ये जनरल जीके के 3 सवाल आप मुझे बताएंगे। इंडिया में पहली नेशनल पार्क, एक हिंट दे देता हूं, इंडिया में सबसे पहली नेशनल पार्क 1936 में बनी थी। चलो हिंट नंबर 1, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, उसके नाम पे बटन आता है, बताओ जी कौन सी है। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो ये तो हमारे जेएंडके में है, इसका कोई हिंट नहीं देंगे, ये आपको खुद ही पता है। चलो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये तीनों सवाल के जवाब देंगे। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो जनाब, मोगली लैंड नेशनल पार्क को ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्या सवाल था, पेंच नेशनल पार्क का, यानी मोगली लैंड नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या था, तो पेंच नेशनल पार्क का ही दूसरा नाम है मोगली लैंड नेशनल पार्क। और ये कहां पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद करना है ये मध्य प्रदेश में है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ये बात जरूर याद रखनी है। ये नेशनल पार्क कहां पे है, मध्य प्रदेश में। अब ये नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश में। तो यहीं पे एक बात और भी आपको मैं ज्ञान बता दूं, मैं ज्ञान बांटता जाऊंगा। हमारे इंडिया में 9 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जरूरी एक है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां पे है, महाराष्ट्र में। जब एग्जाम में न्यूक्लियर पावर प्लांट से सवाल आया है तो तारापुर से सवाल आया है। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या, महाराष्ट्र। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है, महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश में क्या है, छुटका। चलो जी, अभी आपको 2 बातें पता चल गई। एक तो मध्य प्रदेश में मोगली लैंड नेशनल पार्क है, और इसी का मोगली लैंड नेशनल पार्क का दूसरा नाम आपको यहां पता चल गया, इसी को बोलते पेंच नेशनल पार्क। और आपको यह भी पता चल गया कि मध्य प्रदेश में छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब प्यारे बच्चों ये बातें तो यहां पे लिखी हुई हैं, मगर ये बातें हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं हैं, ये बात याद रखना है। हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता इस नेशनल पार्क में कौन कौन सा जानवर है, नहीं पूछा जाता। ये भी नहीं पूछा जाता कौन सी नेशनल पार्क कब बनी, तो ये हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। यानी कि ना जेके एसएसबी के किसी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ना ही एसएससी के किसी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ना किसी और के लिए। सिर्फ इतना याद रखना है कि नेशनल पार्क कौन से स्टेट में। चलिए अगला सवाल देखो, ये सवाल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट
इज बेस्ड ऑन आर्चामेडीज प्रिंसिपल। चलिए, अब आपने छोटी क्लासों में तो आर्चामेडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। क्या होता है आर्चामेडीज प्रिंसिपल? अगर आपने 5वीं 6वीं क्लास में उर्दू पढ़ा हो, उर्दू लैंग्वेज, तो आपने पढ़ी होगी ये कहानी हाथी तोलना। हाथी तोलना यानी कि हाथी को डाला जाता है एक बर्तन में, जितना पानी निकलता है तो वो हाथी का वजन होता है। देखो देखो प्यारे बच्चों, ये कोई कश्ती है। क्या है ये कोई कश्ती है। तो जब कश्ती पानी में जाती है तो आप मुझे बताओ, ये कश्ती पानी को डिस्पर्स करती है ना। जितना पानी कश्ती साइड करती है, उस पानी का वेट और कश्ती जो अंदर चली गई उसका वेट बराबर होता है। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था, साइंस में आर्चामेडीज प्रिंसिपल। क्या पढ़ा था? डेफिनेशन रट्टा मारी होगी। व्हेन ए शिप होली और पार्शली इमर्स्ड इन वाटर, then weight of dispersed water is equal to weight of ship। आपने पढ़े था ना ये 9वीं क्लास में। तो यही आर्चामेडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है। अभी हम आर्चामेडीज प्रिंसिपल को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बताओ, आर्चामेडीज प्रिंसिपल पे क्या बेस्ड है? तो इस पे बेस्ड है एक डिवाइस हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब पानी, मीटर मतलब मेजरमेंट। तो हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है जो इसको स्टडी करती है। तो आर्चामेडीज प्रिंसिपल पे क्या बेस्ड है? हाइड्रोमीटर। क्या गैल्वेनोमीटर इस पे बेस्ड है? नहीं। तो यहीं पे लिख दो आप। अच्छा, आपको ये पीडीएफ मिला होगा, टेलीग्राम चैनल पे ले लेना, उसके आगे लिखना गैल्वेनोमीटर के आगे लिख दो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। बहुत जरूरी, 10वीं में 10th क्लास में तो बहुत सवाल आते थे इस पे। गैल्वेनोमीटर से ये पता चलता है करंट है या नहीं। यानी कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, नॉट टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए क्या है? करंट को मेजर करने के लिए क्या है? करंट को मेजर करने के लिए है एक डिवाइस एमीटर। एमीटर क्या करता है? एमीटर इज अ डिवाइस एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, हाँ, एमीटर इज अ डिवाइस, इससे क्या होगा? एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर से करंट को मेजर करते हैं, करंट कितना है, और इससे करंट को डिटेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। अभी बात सुनिएगा, अभी मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं पूरे 25 मिनट लगाता हूं वोल्ट मीटर को समझाने में, मैं 25 मिनट लगाता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने में, और लगभग पूरी 1 घंटे की क्लास चली जाती है करंट को समझने में। मगर अभी मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आपने +2 किया है तो जरूर आपने 10th भी करी होगी, जरूर आपने 9th भी करी होगी। 10th क्लास में चैप्टर है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, और 8th क्लास में चैप्टर है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, एक चीज एक्सेप्शनल है, अगर आपने लॉकडाउन में करा है पास तो चल सकता है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया अभी कि आर्चामेडीज प्रिंसिपल पे क्या बेस्ड है? हाइड्रोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? यूज टू डिटेक्ट करंट। एमीटर यूज टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है। अच्छा, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है, तो जो मैंने बातें बोली वही यहां पे लिखी होंगी, तो ये सब है, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाजी खान बरना हु वाज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये करंट अफेयर का सवाल है। गाजी खान बरना राजस्थान का फोक म्यूजिशियन है, ये फोक म्यूजिक से डील करता है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। देखो ये गाजी खान ये कहां से है? ये जैसलमेर राजस्थान से है। बस इतना याद रखना और पढ़ने की कोई लोड़ नहीं है। उसके बाद चलिए
आगे देखते हैं अगला क्या सवाल है। विच सॉइल हैज कैपेसिटी, कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की। तो देखो, एक रेड सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, क्ले सॉइल है। रेड सॉइल के बारे में आपको बताते हैं हम, ये भी पानी को रिटेन करती है मगर इतना ज्यादा नहीं। और ये क्या करती है, इसमें ये क्रॉप डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। आप प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लेक्चर साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, आर्ट्स बैकग्राउंड वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, मेडिकल वाला भी पढ़ रहा है, नॉन मेडिकल वाला भी पढ़ रहा है। आर्ट्स वाले बच्चे ने 11वीं क्लास में सॉइल टॉपिक पढ़ा है, मगर मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल वाले तो नहीं पढ़ा है। तो इसलिए आप हल्का सा सुन लो। लाल मिट्टी तो आपको पता ही है, सैंडी मिट्टी तो आपको पता है रेत वाली, क्लेई मिट्टी तो आपको पता ही है। क्लेई मिट्टी क्या होता है, जब कभी कभार रिवर आता है, रिवर आता है हमारे राजौरी में, पुंछ में, दरिया चढ़ते हैं, जब दरिया चढ़ते हैं तो दरियाओं का कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा ग्रे कलर हो जाता है। तो जब दरिया, रिवर का कलर ग्रे हो जाता है तो रिवर अपने साथ मिट्टी जमा कर देता है। वो जो मिट्टी लाता है ना रिवर अपने साथ, वही मिट्टी होती है क्लेई सॉइल। इसको एलुवियल सॉइल की भी एक टाइप बोलते हैं। और लेटराइट सॉइल के बारे में आपको बताते हैं, लेटराइट सॉइल के बारे में आपको बताते हैं। देखो, मान लो ये जमीन है, इस जमीन में बारिश पड़ी 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 बहुत जोर से। जब बारिश प्यारे बच्चों इतने जोर से पड़ेगी तो ये मिट्टी यहां से बह जाएगी। मिट्टी बह गई। जब प्यारे बच्चों यहां से मिट्टी बह गई, जो पीछे मिट्टी बचेगी वो मिट्टी इतनी हार्ड होगी, इतनी हार्ड होगी, इतनी हार्ड होगी, यहां पे कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकेगा। ऐसी मिट्टी को बोलते हैं लेटराइट सॉइल। क्या बोलते हैं, लेटराइट सॉइल। मगर जो लेटराइट सॉइल है ना, यहां पे पता क्या होता है, टेपियोका। क्या होता है, टेपियोका। टेपियोका का मतलब होता है साबूदाना। साबूदाना पता है आपको, उसकी रूट बड़ी हार्ड होती है। तो लेटराइट सॉइल में टेपियोका होता है, ये याद रखना है आपने। चलिए, अब प्यारे बच्चों नीचे बता दो, समझ आ रही कि आपको नहीं समझ आ रही। मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत ज्यादा गहराई पे अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको कम से कम टाइम में ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करवाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आगे चलते हैं, ये वही एक्सप्लेनेशन सारे लिखी हुई है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट एविडेंसेस दी पॉट बरियल प्रैक्टिस। अब प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बताऊं, हमारी हिस्ट्री में एक बहुत लंबा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहां अभी बिल्कुल बात करना जायज नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है, ये सुरकोटडा एक जगह आती है, यहां पे पॉट बरियल मिले हैं। पॉट बरियल मतलब यहां जमीन के अंदर से बरीड की हुई चीजें मिली हैं। उसके बाद लोथल एक जगह है, मोहनजोदाड़ो एक जगह है, 1922 में मोहनजोदाड़ो मिली है, 1921 में एक जगह है वो मिली है, हड़प्पा, चुन्हुदारो, ये जगह हैं। तो इंडस वैली के बारे में यहां मैंने कुछ बात नहीं बोली, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, देखो, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे। 2022 का वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्या थी? थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर, ये याद रखना है। मगर ये भी तो याद रखना है कि अस्थमा डे कब होता है। तो देखो यहां कहीं लिखा होगा, अस्थमा डे होता है 3 मई को। अस्थमा डे कब होता है? 3 मई को। अब यहीं से प्यारे बच्चों, मैं यहां से आपको एक दो बातें और बताता हूं। देखिए, 2-4 डेज जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पेपर में पूछा जाता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है किसके नाम पे? 12 जनवरी को। किसके नाम पे? स्वामी विवेकानंदा जी के नाम पे। ये बात याद रखनी है। नेशनल यूथ डे किसके नाम पे मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। किसके नाम पे? स्वामी विवेकानंदा जी के नाम पे। फिर आपने एक और डे याद रखना है, चिल्ड्रन डे।
तो चिल्ड्रन डे मनाते हैं 14 नवंबर को, किसके नाम पे? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। और आपने याद रखना है 23, आपने याद रखना है शहीदी डे, शहीदी दिवस या मार्टियर्स डे, ये मनाते हैं 23 मार्च को। कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 23 मार्च को। किसके नाम पे? भगत सिंह जी के नाम पे। और 2-3 बंदे और हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, 1-2 बंदे और हैं। इसके अलावा एक और डे मनाया जाता है सर्वोदया डे। सर्वोदया का मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट। ये सर्वोदया टर्म दी थी गांधी जी ने, इसलिए ये 30 जनवरी को मनाया जाता है गांधी जी के नाम पे। गांधी जी की डेथ पे मनाया जाता है ये सर्वोदया डे। और एक नाम और है, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। तो ढेर सारे नाम और मनाते हैं, बस ये आपने याद रखने। चलिए आगे। किस किताब को बोला जाता है बाइबल ऑफ सोशलिज्म? अब जो बच्चे हिस्ट्री वगैरह 11th-12th में पढ़े हैं उनको पता है, आपने मार्क्सियन थियोरीज पढ़ी हैं। ये दास कैपिटल एक किताब है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, तो आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे, तो पढ़ने की कोई लोड़ नहीं, बस इतना याद रखना है। अब अगर बुक्स का नाम आया है तो आपने एक बुक और यहां पे याद रखनी है। एक किताब है गांधी एंड गांधीज्म। गांधी एंड गांधीज्म, ये किताब लिखी थी 1935 में। किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी पत्ता भाई सीता रमैया। पत्ता भाई सीता रमैया ने 2 किताबें लिखी। एक किताब लिखी गांधी एंड गांधीज्म, और एक किताब इन्होंने और लिखी, इस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक किताब और लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये दोनों किताबें जरूरी है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। Who among the following presides over the joint sitting of 2 houses of parliament? जब कभी ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने कोई बिल पास नहीं किया, फिर से लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने बिल पास नहीं किया, इसका मतलब यूनिटी नहीं है। तब एक सेशन बिठाया जाता है जिसको बोलते हैं जॉइंट सेशन। और इस सेशन का जो क्या है, इस सेशन का प्रिजाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट कौन होता है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बात याद रखनी है। तो जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा का प्रेसिडेंट कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये बातें लिखी हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये फलाने टीम के इतने नंबर शंबर होते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया? बांगड़ा पंजाब में है, तो नॉर्थ इंडिया ही तो है। और आंसर तो यहां मेंशन है। कथक, रऊफ और छज्जा जम्मू कश्मीर में है। तो गारबा जो है ये गुजरात में होता है, यहां आपके एक्सप्लेनेशन पे लिखा होगा। गारबा जो है ये गुजरात का डांस है। और बस ये बात आपने याद रखनी। गारबा कहां पे है? गुजरात में। और रऊफ कहां है? छज्जा में। रऊफ और छज्जा कहां पे? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद इन मार्च 2022 विच स्टेट हैज अनाउंस्ड स्पेशल स्कीम नेम्ड? एक स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री श्रमी कल्याण प्रकल्पा। ये कोई स्कीम है, रिसेंटली त्रिपुरा गवर्नमेंट ने निकाली है। अब पढ़ते इस स्कीम में क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। देखिए इस स्कीम में क्या किया गया है कि इतने हजार टी गार्डन्स, इतने हजार इंडिया में, त्रिपुरा में गार्डन वर्कर को क्या किया जाएगा, स्कीम ये दी जाएगी। और इसमें इनको क्या किया जाएगा, देखो घर, राशन, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। और ये सब इतना याद रखना है आपने
कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, बताओ किस गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम निकाली है जिसमें टी प्लांटर को घर, राशन और ये सब खर्चा दिया जाएगा। तो किस गवर्नमेंट ने? त्रिपुरा। किस गवर्नमेंट ने? कहां लिखा है? त्रिपुरा लिखा। हाँ, तो त्रिपुरा के बारे में आपको बता दें, त्रिपुरा के बारे में आपको बता दें, त्रिपुरा में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क है त्रिपुरा में, इसका नाम है राजबारी नेशनल पार्क। और बस इतना याद रखना। चलो, उसके बाद ये हो गया। आगे बेगम हजरत महल ने 1857 में लड़ाई लड़ी कहां से? तो ये बात आपको पता है, 1857 में इंडिया में एक रिवॉल्ट हुआ था। किसके टाइम? इंडिया में एक बंदा आया था डलहौजी के बाद एक बंदा आया था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिन। तो लॉर्ड कैनिन के टाइम, ये सवाल भी जरूरी है इंडिया में। अच्छा प्यारे बच्चों, ये मैं आपको इस नजरिए से पढ़ा रहा हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने ये चीजें हल्की हल्की जरूर पढ़ी हैं, अदरवाइज मुझे ये पढ़ाने में पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो लॉर्ड कैनिन के टाइम पे हिंदुस्तान में एक लड़ाई हुई थी जिसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले लड़ाई कहां हुई? मीरठ में। सबसे पहले लड़ाई कहां हुई? मीरठ में। मीरठ के बाद ये लड़ाई कहां होती है? दिल्ली में। दिल्ली में कौन होता है? दिल्ली में लड़ाई लड़ते हैं बहादुर शाह जफर। दिल्ली में लड़ाई कौन लड़ेगा? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथ इनका मिलिट्री जनरल होगा जिसका नाम होगा बख्त खान। ये बात भी याद रखनी। कौन होगा? बख्त खान। फिर दिल्ली के बाद लखनऊ, कानपुर, यहां लिखा है दिल्ली के बाद लड़ाई होगी लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, इलाहाबाद में, फिर इन जगहों पे। तो बताओ जी, बेगम हजरत महल ने लड़ाई कहां लड़ी? लखनऊ में। क्यों लड़ाई इन्होंने लड़ी लखनऊ से? तो सुनिए, बेगम हजरत महल के हस्बैंड का नाम था, बेगम हजरत महल के हस्बैंड का नाम था, क्या नाम था? वाजिद अली शाह। बेगम हजरत महल के हस्बैंड का नाम था वाजिद अली शाह। तो सुनिएगा प्यारे बच्चों, इंडिया में अंग्रेज आए और वाजिद अली शाह को बोलते हैं आज के बाद आप अवध के रूलर नहीं हो, आप एक आम इंसान हो। जब वाजिद अली शाह को पेशवाशिप से, पेशवा मतलब रूलिंग से, वाजिद अली शाह को पेशवाशिप से हटाया गया तो इनकी वाइफ का नाम था बेगम हजरत महल। क्या इसको गुस्सा नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए बेगम हजरत महल ने लड़ाई लड़ी कहां से? लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। कानपुर, देखो पूर को हम आई डाल दें तो क्या बन जाएगा? पूरी। और पूरी और पड़ता है साथ में नान, NAN। नान के साथ अगर हम जोड़ देंगे, नान के साथ अगर हम जोड़ देंगे बड़ा सा क्या? ए, तो बन जाएगा नाना। तो नाना साहिब ने लड़ाई कहां से लड़ी? कानपुर से। इलाहाबाद से लड़ाई कौन लड़ेगा? इलाहाबाद से लड़ाई लड़ेगा एक मौलवी होगा, मौलवी अहमदुल्ला। ये सब अलग अलग जगहों से लड़ाई लड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रिवॉल्ट वाला सवाल प्यारे बच्चों ये जरूरी है, ये कभी ना कभी पेपर में आता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में पूरी हिस्ट्री पढ़ डालें तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई जरूरत नहीं है कोई पैसे खर्चने की। हमारा YouTube चैनल पे आप लिखना, हमारे YouTube चैनल पे लिखना फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री। वहां मैंने पूरी A to Z फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़ाई हुई है और वो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप हमारी जॉब्स अड्डा वाली ऐप डाउनलोड कर दो। ऐप के ऊपर यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी। इसके बाद यहां क्लिक करके आपको वहां पे एक ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल का।
स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाके नीचे ऑनलाइन कोर्स की पीडीएफ होंगी, वहां पे एक हिस्ट्री की पीडीएफ होगी, वो प्रिंट कर दो। अगर आपके फोन में स्पेस नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है ऐप डाउनलोड करने की। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आशिक लोन। इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, इसमें मतलब टेलीग्राम चैनल पे इनरोल, इसमें आ जाओ। यहां पे फाइल्स करके एक ऑप्शन होगा, वहां पे आप नीचे 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 ऐसे नीचे जाएंगे तो वहां पे एक फोल्डर बना होगा हिस्ट्री का, फोल्डर नहीं, एक फाइल रखी होगी हिस्ट्री की। उस हिस्ट्री की फाइल में ये मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप 3-4 दिन में वो सारा पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो, तो वही जो मैंने बातें बोली वो यहां पे लिखी होंगी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज टॉप्ड इन अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन ऑफ अचीवमेंट इन लिस्ट इन 2021। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है। आईआईटी मद्रास ने इंडिया में इनोवेटिव अचीवमेंट का ये इसमें टॉप किया है, आईआईटी मद्रास ने। फिर उसके बाद यहां देखिएगा, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किस स्टेट को बोलते हैं 5 रिवर्स की जगह? तो देखिए, ये हमारा ऐसे इंडिया है, सॉरी J&K है, तो यहां पे एक रिवर आता है, ये इस रिवर का नाम है इंडस। इंडस के नीचे ये आ गया रिवर, ये इसका नाम है झेलम। झेलम के नीचे ये आ गया रिवर जनाब, चनाब रिवर। चनाब के नीचे इंडस, ये हो गया इंडस, झेलम, चनाब, ये आ गया रावी, और रावी के नीचे ये आ गया छोटा सा रिवर ब्यास, और ब्यास के बाद ये रिवर आ गया सतलुज, इंडिया में शबकीला पास से एंटर करते हुए ये सारे रिवर चले गए पाकिस्तान में। 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों के पांचों रिवर फ्लो करते हैं पंजाब से, इसलिए पंजाब को बोलते हैं लैंड ऑफ 5 रिवर, या इसको और भी बोलते पंच आब बोलते हैं। ये भी अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको पढ़ाया इंडस दोआब, चेज दोआब, रचना दोआब, बरी दोआब, बिश दोआब। ये भी मेरा यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें मैंने ये सब पढ़ाया है। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, ये वो लिखा है कौन कौन से रिवर्स हैं। कवरात्री, कवरात्री इज कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरात्री। अब आप मुझे बताओ, आप अंडोमान की कैपिटल कौन सी है, अंडोमान और निकोबार की? देखो देखो बेटा, थोड़ा सा ज्ञान बांटते हैं। ये है हमारा इंडिया, यहां पे जो नीचे आइलैंड है इसका नाम है कोक्यू आइलैंड, नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, साउथ अंडोमान, लिटिल अंडोमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इन सब को मिला के बोलते हैं अंडोमान और निकोबार। और यहां पे जो आइलैंड हैं, लक्काडीव, मिनिकोई, मालदीव्स, अमनदीव्स, इन सब को बोलते हैं लक्षद्वीप। इन सब को क्या बोलते हैं, कहां लिखा, हाँ, इन सब को बोलते हैं लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरात्री, और अंडोमान और निकोबार की कैपिटल है क्या, पोर्ट ब्लेयर। क्या कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। केएस का पेपर हुआ था 2003 में, उसमें पूछा गया था कैपिटल ऑफ अंडोमान एंड निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। बताओ पोर्ट ब्लेयर कहां लाई करती है? तो इट लाइज ऑन साउथ अंडोमान। कहां लाई करती है? साउथ अंडोमान। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आपको एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूं। और एक मेरी बात याद रखना, एमसीक्यूज पढ़ाने का मतलब होता है बच्चे को कंसेप्ट आते हैं। क्या? एमसीक्यूज का मतलब होता है बच्चे को कंसेप्ट आते हैं मगर भूल गए हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। अब अगर आपने कभी नाम ही नहीं सुना अंडोमान और निकोबार का तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल भी आपको आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
इन विच ईयर वाज सेंसस एक्ट इनेक्टेड, पहली बार सेंसस का एक्ट कब लाया गया था? तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में सेंसस का एक्ट 1948 में लाया गया था। ये देखिए, इंडिया में पहली बार सेंसस का एक्ट 1948 में लाया गया था। अभी आपने इतना ही याद रखना है। देखो 1948 में इंडिया में सेंसस मतलब कैलकुलेशन करी जाती है पॉपुलेशन की। फिर उसके बाद आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय फेसबुक इंडिया एज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन सितंबर 2021? तो हाँ, ये बताओ, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो ये रिपीट नहीं होता है। करंट के क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, तो जरूरी नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये सवाल है थोड़ा अच्छा और काम का। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, रामसर कन्वेंशन किसके साथ रिलेटेड है? तो सुनिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बात बताता हूं। ये मैंने कोई दो जगह बना दी। इस जगह पे कोई भी ग्रास नहीं है और इस जगह पे ग्रास है, ठीक है। एक जगह पे कोई भी ग्रास नहीं है और एक जगह पे क्या है? ग्रास है। और देखिए, जब यहां पे बारिश पड़ेगी तो क्या ग्रास है? यहां पे नहीं है, तो बारिश बह जाएगी। ये बारिश बह गई। और जब यहां पे भी बारिश पड़ेगी तो यहां पे ग्रास है। ग्रास क्या करेगा? बारिश को एब्जॉर्ब करेगा। पानी कहां चला जाएगा? नीचे। और वाटर टेबल बढ़ जाएगा। जमीन के अंदर में वाटर टेबल का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए 2 फरवरी 1971 में, कब? 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में ईरान की एक सिटी है रामसर। कौन सी सिटी है? रामसर। कहां? ईरान पे। जिस तरह जम्मू में तालाब तिल्लो, 4 नंबर, काला गेट, बोड़ी, बागे बहू, उसी तरह ईरान में एक सिटी है। कौन सी? रामसर। इस रामसर सिटी में सब ज्योग्राफर्स ने यह डिसीजन लिया कि आज के बाद हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, दलदल वाले एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और इंडिया में पहली रामसर साइट बनाई गई चिल्का लेक को। एसएससी ने बहुत बार सवाल पूछा। फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, चिल्का लेक। इंडिया में पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक। तो इसी दिन को मनाने के लिए क्या किया जाता है? रामसर कन्वेंशन मनाया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से। किससे? वेटलैंड से। क्या ये क्लाइमेट चेंज से है? नहीं, वो तो क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, आप ईवीएस में पढ़ते हैं। क्या ये पेस्टिसाइड से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये ओजोन लेयर डिप्रेशन से है? नहीं। ये किससे है? वेटलैंड कंजर्वेशन से। बताओ जी। और एक बात और याद रखेंगे, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और वेटलैंड कन्वेंशन कहां हुई? ईरान की सिटी रामसर में। कहां? ईरान की सिटी रामसर में। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो सब लिखा होगा यहां पे जो हम बता रहे, रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड कंजर्वेशन है, ये वो फलाना डिमका। और उसके बाद ये देखो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई। कहीं ना कहीं 2 फरवरी भी लिखा होगा। अगर लिखा हो तो ठीक, तो नहीं लिखा हो तो खुद लिख लो। नहीं लिखा ना, तो ये अपने याद रखना है, 2 फरवरी को रामसर डे मनाया जाता है। चलिए उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फेमस खजुराहो टेम्पल? ये बड़ा जरूरी है। खजुराहो टेम्पल को किसने बनाया है? तो ये बनाया है चंदेला डायनेस्टी ने। अब जरा देखते हैं, अच्छा यहां पे ना सिर्फ बंदे का नाम नहीं पूछा है, तो डायनेस्टी का नाम पूछा है। तो चंदेला डायनेस्टी ने बनाया है, इतना याद रखना है आपने। अच्छा ये गलत हो गया, ये है चंदेल डायनेस्टी ने, ठीक है। और बस इतना। उसके बाद है
मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ऑसिंडेक्स इज एसोसिएटेड बिटवीन इंडिया एंड, अच्छा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी करंट का ही सवाल है। उसके बाद आगे और देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च, बस ये आखिरी सवाल है, बीसी करेंगे आज। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो ये मैं आपको बात को बताता हूं, सुनिएगा। हिंदुस्तान में 8 अगस्त 1942 में, कब बचे लोगों, 8 अगस्त 1942 में गांधी जी को चढ़ा गुस्सा, गांधी जी ने स्लोगन दिया क्या, डू और डाई। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई, और रेजोल्यूशन पास किया अंग्रेज मुक्त भारत, ब्रिटिश फ्री इंडिया, और लोगों को कहा कि इंडिया से अंग्रेजों को भगाओ। और अगले इस दिन को 8 अगस्त को बोला जाता है, 8 अगस्त को बोला जाता है इंडिया में अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति। और प्यारे बच्चों अगले दिन की बात है, यानी कि 9 अगस्त 1942। कब, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, गांधी और जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे वर अरेस्टेड। इस दिन को बोलते हैं हिंदुस्तान की तारीख में ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन 0 आवर। सब कुछ रुक गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर पता कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं अरुणा आसफ अली, यंगेस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बताओ जी, क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन कब दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने क्या कहा, डू और डाई। 8 अगस्त को क्या बोलते, अगस्त क्रांति। और 9 अगस्त को क्या बोलते, ऑपरेशन 0 आवर। अब प्यारे बच्चों आज के क्वेश्चन यही खत्म करते हैं। मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया है आज, तो मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया है। अब मैं आपको ये बता दूं, हम पढ़ा रहे हैं यहां पे जीटी के क्वेश्चन। इसके अलावा जीटी तो सभी एग्जाम में है, यानी कि अगर कोई बच्चा किसी भी एग्जाम के लिए सीयूटी का कोई भी पेपर देगा तो उसमें जीटी है। इसके अलावा अब आप मुझे बताओ, और इसके अलावा आप में से अगर किसी बच्चे का पॉलिटी है या पॉलिटिक्स है, तो इसके अलावा अगर किसी बच्चे का लीगल स्टडी है, ठीक है, और क्या क्या है, और जो भी किसी का डोमेन पेपर है, हाँ, अगर किसी बच्चे का हिस्ट्री है या किसी बच्चे का ज्योग्राफी डोमेन में है, तो ये अलग क्लासेस होंगी, इसमें हम अलग से सेपरेट क्लास लगाएंगे। आप नीचे कमेंट में अपना सब्जेक्ट बता देना और इसको शेयर भी करना। जब आप शेयर करेंगे ज्यादा बच्चे देखेंगे, ज्यादा बच्चों को फायदा होगा और हमारी भी हौसला अफजाई होगी। और प्यारे बच्चों इनका हम कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे अभी, कंटेंट नहीं, अभी हम पढ़ाएंगे एमसीक्यूज, क्योंकि कंटेंट में अभी वक्त लग जाएगा। अब उसमें जो हमारा पेड बैचेस चल रहे हैं उसमें तो काफी सारे बच्चे एनरोल हो गए हैं, वो तो अलग से पढ़ रहे हैं, तो यहां हम खाली आपको एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। अब नीचे मुझे ये भी बता देना, क्या मैंने सेशन जल्दी में तो नहीं पढ़ा दिया, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ा दिया है, तो फिर अगले एपिसोड में ठहराव के साथ धीरे धीरे पढ़ाएंगे। और देखो अभी इस वक्त रात के 11:30 बज गए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये आप टाइम देख लीजिए, अभी रात के, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 11:30, ये देख लो जी टाइम, रात के 11:30 बज गए। तो आपकी सेवा में जनाब हम हाजिर हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं अपनी इस सेवा का एक छोटी सी फीस मांगू, गुरुदक्षिणा मांगू, क्या कि इस वीडियो को शेयर कर दो, तो बताओ जायज बनता है कि नहीं बनता है। और छोटे बच्चों के लिए भी तो जॉब्स अड्डा जूनियर पे क्लासेस चल रही हैं। आपके छोटे बहन भाई, मामे के, चाचे के, ताए के भाई बहन, अपने बच्चे, जिसके बच्चे, पड़ोसी के बच्चे, सब बच्चों को बोल दो कि हमारे जॉब्स अड्डा जूनियर पे छोटे बच्चों के लिए क्लासेस रेडी हैं, आप आइए वहां पे पढ़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।